चलिए हेडिंग लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड। थ्योरी पार्ट है, थोड़ा सा आप लोगों को लिखना रहेगा। डेरिवेशन पार्ट अभी आपका बहुत कुछ हो चुका। ग्रेविटेशनल फील्ड, आंसर लिखिए, द स्पेस अराउंड a material body in which gravitational pull can be experienced is called gravitational field. जैसे हमारे पास में कोई मैग्नेट है, एक अपन ने बाहर मैग्नेट ले ली, इस बार मैग्नेट क्या, ये आसपास वाला एरिया, थोड़ा और आसपास वाला एरिया, जहां तक ये अपना इफेक्ट दिखा सकता है वो कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड, कि भाई कहां तक इसका इफेक्ट हमें नजर आ रहा है। ऐसे ही ग्रेविटी का जहां तक इफेक्ट नजर आए उसे हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। So the space around a material body in which its gravitational pull can be experienced is called as gravitational field. Next heading, intensity of gravitational field. Answer, it is the force experienced by a body of unit mass placed at that point provided the presence of unit mass does not disturb the original gravitational field. नॉर्मल लैंग्वेज में, ये तो डेफिनेशन हो गई, एग्जैक्ट लैंग्वेज हो गई। नॉर्मल लैंग्वेज में इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब कितनी इंटेंसिटी, कितने फोर्स से किसी चीज के ऊपर अप्लाई किया जाए। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग सिंपल बाहर निकले और सन को अपन ने देखा, तो सन को देखने पर अगर अपन सुबह और शाम के टाइम पर देख रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि उसकी इंटेंसिटी कम। यही चीज अगर हम दिन में देखेंगे तो हमारी आंखों पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आएगा, एकदम तेज लाइट हमारी आंखों पर पड़ेगी। अब ऐसा नहीं कि मैं बारिश आ रही थी, ऐसा एक्सेप्टेंस नहीं लेगा ना, तो उस वक्त हमें जो सन की इंटेंसिटी है वो ज्यादा लगेगी। तो इफेक्ट पहले भी था, इफेक्ट बाद में भी है, इफेक्ट सुबह भी है, इफेक्ट दोपहर में भी है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी में डिफरेंस आया। तो ऐसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड, वो तो हमें महसूस हो ही रही है, पर उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसका इफेक्ट जो है वो हमारे ऊपर कम लग रहा है या इफेक्ट हमारे ऊपर ज्यादा लग रहा है। जैसे अपन एक एग्जांपल अच्छा वाला मैंने अभी मैग्नेट का बताया, तो अगर कोई चीज मैग्नेट के पास में है तो इस वक्त उसको इंटेंसिटी कैसी लगेगी, ज्यादा, इफेक्ट जो है वो ज्यादा लगेगा। जितना ये ऑब्जेक्ट दूर 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 जाता जाएगा उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और उसकी इंटेंसिटी, उसका इफेक्ट कितना उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नजर आ रहा है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसे बोलेंगे इंटेंसिटी। अभी हमने बोला इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो इंटेंसिटी को हम डिनोट करेंगे बाय कैपिटल आई। और क्या बोला हमने, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास, तो I इज इक्वल टू F बाय m। यूनिट मास एक टेस्ट हम लोगों ने लिया है, टेस्ट मास, तो दैट इज m0। F के लिए फॉर्मूला होता है G mm। अब वो m जो है वो हमारे लिए हो गया
यूनिट मास, और अपॉन में हमने ले लिया x स्क्वायर, क्योंकि अपन कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसके बीच का डिस्टेंस हो गया x, और अपॉन में हमारे पास में है m0 कट हुआ, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हुआ gm अपॉन x स्क्वायर। बात वही है कि डिस्टेंस जितना बढ़ेगा इंटेंसिटी उतनी कम होगी, डिस्टेंस जितना बढ़ रहा है उतनी इंटेंसिटी कम होगी। ये आपको मैग्नेट वाला इजीली समझ में आ रहा है, इसलिए मैग्नेट का वर्ड दिया, अदरवाइज हम पढ़ ग्रेविटेशन के। दूसरा, अगर ये चीज सब कुछ अर्थ के पर एप्लीकेबल हो तो हो जाएगा I इज इक्वल टू F बाय M, यहाँ पर हम लिखेंगे GMM अपॉन R स्क्वायर, ये वाला हमारा स्मॉल m mm कट हो गया, I इज इक्वल टू GM अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला होता है यही फॉर्मूला हमारे लिए है स्मॉल g का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो ये बोलना कि g और I सेम है, ये बात गलत है। न्यूमेरिकली दे आर सेम, फॉर्मूला वाइज दे आर द सेम फॉर्मूला, बट दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हमने दी है, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास। ऐसी डेफिनेशन हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में नहीं दी, तो दोनों चीजें सेम नहीं है, फॉर्मूला भले ही एक जैसा आ रहा हो, डायमेंशन दोनों का सेम आएगा, इट विल बी m0 l, बिना सोचे समझे, क्योंकि g मतलब एक्सेलरेशन, भले ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन होता है lt माइनस 2, तो फॉर्मूला वाइज I के लिए डायमेंशन भी हो जाएगा m0 lt माइनस 2। आना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल g एंड I। तो g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एंड दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये पार्ट जो है वो इंटेंसिटी को मेजर कर रहा है, और ये जो है एक्सेलरेशन को मेजर कर रहा है। ये कब अप्लाई होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली, तब हम इसकी डेफिनेशन देते हैं कि व्हाट इज g, तो इट इज द एक्सेलरेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली only and only due to gravity। डायमेंशन भले ही दोनों का सेम आ गया, बट इसकी यूनिट रहेगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी यूनिट इसके मेन फॉर्मूला F बाय M के हिसाब से चलेगी। F मतलब न्यूटन और मास, तो इट इज न्यूटन पर केजी। तो मेन डिफरेंस जो है वो उनकी डेफिनेशंस का है और उनकी यूनिट्स का है। डायमेंशन भले ही सेम आ रहा हो, फॉर्मूला भले ही सेम आ रहा हो, बट डेफिनेशन और यूनिट इन दोनों चीजों को अलग अलग करती है। नेक्स्ट हेडिंग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। It is the amount of work done in bringing a body of unit mass from infinity to that point, from infinity to that point without acceleration। लिखे है उसके आगे नेक्स्ट लाइन में, let gravitational potential be denoted by gravitational potential be denoted by कैपिटल लेटर में आप लोग P लिखेंगे, P। प्रॉब्लम देगा आप लोगों को, एक काम करो V ले लो, क्योंकि आपको पोटेंशियल की V की आदत है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को VP ले लो, VP ऐसा लिख लो, ये ज्यादा इजी रहेगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल VP इससे डिनोट कर देते हैं अपन। लेट W बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन, let W be the amount of work done
in bringing a body of mass m0 ब्रैकेट में m0 equal to 1 from infinity to a point P. नेक्स्ट लाइन में let earth be a perfect sphere, let earth be a perfect sphere of radius capital R, कैपिटल लेटर में R, कॉमा मास m, which is concentrated at center O, स्ट्रक्चर बनाइए अर्थ सेंटर को बनाओ। हमारे पास एक है पॉइंट P, ऑब्जेक्ट अभी A पर है, थोड़ा सा डिस्टेंस चलाया तो हो गया dx, पूरा डिस्टेंस x, O और P के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r, और रेडियस हमारे पास है कैपिटल R। चलिए, हम लोगों ने बोला कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, तो बोले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास। आपको थोड़ी सी डेफिनेशन में गड़बड़ होना चालू हो जाएगी दिमाग में, क्योंकि आपको चार्ज याद आना चालू हो गया। अपन ने 10th स्टैंडर्ड में ओम्स लॉ जब पढ़ा था, उसके बाद अपने पास में वर्ड आया था व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड था, पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड था, और हम बोलते थे इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वो चार्ज था, क्योंकि हम करंट की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे। यहाँ पर हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्ड है, तो पोटेंशियल तो वही है, हमने उसको डिनोट भी V से कर दिया, और अमाउंट ऑफ वर्क डन। लेकिन आप मूव किसे कर रहे हो, तो हम लोग मूव कर रहे हैं यूनिट, यूनिट वर्ड है, वहां वर्ड था यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर वर्ड है यूनिट मास। यूनिट का मतलब होता है 1। हम ऐसे ऑब्जेक्ट को लेकर आए जिसका मास हम लोगों ने कितना ले लिया, 1। अब अपन ने आगे बढ़े और अपन ने बोला कि Vp इज इक्वल टू W अपॉन m0। उससे पहले अपन शुरू करते हैं फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स कितना होता है, G अपॉन x स्क्वायर, ये पूरा x हम लोगों ने ले रखा है, तो F इज इक्वल टू G m। m0 का मतलब हुआ यूनिट मास यानी 1, तो हमारे पास आ गया F इज इक्वल टू G m अपॉन x स्क्वायर। उसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द मास फ्रॉम A टू B, दिख रहा है, A से कहां तक लाए, B तक, तो थोड़ा सा काम किया, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिसे मैंने नाम दे रखा है dx। बाद में इंटीग्रेट कर देंगे, पूरा आंसर आ जाएगा, लेकिन अभी हमने थोड़ा सा पार्ट लिया dx। वर्क डन इज इक्वल टू थोड़ा सा वर्क डन dw, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय
dx। तो dw इज इक्वल टू फोर्स की जगह gm अपॉन x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dx। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड, dw का इंटीग्रेशन करेंगे हमें यहाँ पर मिल जाएगा w। दूसरा हमारे पास में है gm, कांस्टेंट टर्म पर निकाल लिया। अब मेरे पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dx। पता चल रहा है कहां से कहां तक लेना है, ऑब्जेक्ट कहां से कहां तक आया, इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट ए टू बी तक तो हमने थोड़ा सा काम किया, पूरा कहां से कहां तक लेकर आए, तो इंफिनिटी से हम लोग उसको स्मॉल आर तक लेकर आ गए। अब इसको लिखेंगे कैसे, हम लोगों ने लिखा w इज इक्वल टू gm, याद आता है इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसका, ये x कहां जाएगा ऊपर, इट इज x रेज टू -2 dx इंफिनिटी से लेके स्मॉल r तक। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप करके बता रही हूँ। उसके बाद पावर है हमारा n, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बोलता है n+1 अपॉन n+1। तो x -2 + 1 -2 + 1 n+1 और अपॉन में भी n+1, और ये हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर दिया है इसलिए अपन ने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए फ्रॉम इंफिनिटी टू स्मॉल r। यहाँ पे हमारे पास है gm विच इज इक्वल टू w। अब x रेज टू -1 का मतलब x ऊपर नहीं है, x कहाँ है नीचे, 1/x कर दो। ये वाला -1 क्या करें बाहर ले लें, तो -1 का माइनस हमने यहाँ पर यूज कर लिया -gm। अब ये हो गया फ्रॉम इंफिनिटी टू स्मॉल r। आगे w इज इक्वल टू -gm, क्या करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो 1/x की जगह r फाइनल -1 अपॉन इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ बचा w इज इक्वल टू -gm/, ये मेरे पास किस चीज का फॉर्मूला आया वर्क डन का। मुझे काय का फॉर्मूला निकालना है पोटेंशियल का, तो Vp इज इक्वल टू W अपॉन m0, लेकिन m0 की वैल्यू कितनी है 1, तो Vp की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी -gm अपॉन स्मॉल लेटर में हमारा r, तो Vp इज इक्वल टू W इज इक्वल टू -gm अपॉन r। क्या करा, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन यूनिट मास। वर्क डन का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो पहले फोर्स निकाला, मास को बंद करा, उसके बाद थोड़ा सा डिस्टेंस चलाया a से b तक, डिस्प्लेसमेंट हमने लिया dx और f की वैल्यू पुट अप करी, उसके बाद दोनों साइड इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन का तरीका जो भी पावर है इट इज n+1, तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, माइनस साइन बाहर निकालिए, x को नीचे रखिए, उसके बाद फाइनल माइनस इनिशियल 1/r - 1/इंफिनिटी, गेट योर आंसर। इसमें कुछ प्रोबेबिलिटीज हो सकते हैं, तो केस 1 लिखिए, अलग अलग वेरिएशन एमसीक्यूज वाइज या टॉपिक वाइज। केस 1, व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब अगर स्मॉल r इंफिनिटी है मतलब 1/इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा टर्म मल्टीप्लाइड बाय 0 होगा और पोटेंशियल विल आल्सो बी इक्वल टू 0। तो लिखिए व्हेन r इज इक्वल टू इंफिनिटी Vp इज इक्वल टू 0, अब वो आंसर जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं है वो आगे कंटिन्यू करिए। हेंस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विल बी, hence gravitational potential will be maximum at infinity। अब आप बोलोगे मैम v तो 0 हो गया और आप बोल रहे हो मैक्सिमम है,
ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि मैंने अभी बोला कि v की वैल्यू कितनी हो गई 0 और इस 0 को मैं बोल रही हूँ मैक्सिमम। डेफिनेटली इट इज मैक्सिमम बिकॉज v इज ऑलवेज नेगेटिव। हमेशा v की वैल्यू जो आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आ ही नहीं रही है। तो अब हमारे पास अगर 0 आ गया तो इट मीन 0 इज ग्रेटर देन द नेगेटिव वैल्यू। तो इसलिए अपन ने लिखा कि भले ही v इज इक्वल टू 0 आया but this is the maximum value that it can get because v is always negative. चलिए case 2, at the surface of the earth small r is equal to capital R. तो इस वक्त हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा w is equal to v is equal to minus gm upon capital R. तो एट द सरफेस का आंसर हमारे पास माइनस gm upon r. एट एनी पॉइंट है, कहीं पर भी है, हमने लिखा ना एट दैट पॉइंट, कहीं पर भी वो लेकर आया है तो माइनस gm अपॉन स्मॉल r. अगर सरफेस ऑफ द अर्थ पे है तो माइनस gm अपॉन कैपिटल R. और एक एक्स्ट्रा केस 3, एट द सेंटर potential at the center is v by 2 times the potential at the surface. Potential at the center is 3 by 2 times potential at the surface. अब surface पे कितना है? ये वाला अपन ने लिया at the surface of the earth minus gm upon r. So potential at the center becomes minus 3 by 2 gm upon r. तो अलग अलग वैल्यूज आपने देखी, एक आपने देखा माइनस gm अपॉन r, एक बार अगर इंफिनिटी पर गए तो 0, उसके बाद सरफेस पर गए तो नीचे कैपिटल R, और एट द सेंटर आपको अलग लेना है, इट इज माइनस 3 by 2 gm अपॉन कैपिटल R. Next, gravitational potential energy. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों में डिफरेंस है. पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है. It is the amount of work done in bringing the given body from infinity to that point without acceleration. अब दोनों डेफिनेशन को मैच करिए. पहले वाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाली, दोनों डेफिनेशन आपको एक जैसी लगेगी. द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, यहाँ पर भी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, वहां पर लिखा है फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन, यहाँ पर भी लिखा है फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन. क्या मिसिंग है? वहां पे यूनिट मास वर्ड यूज किया है और यहाँ पे अ बॉडी वर्ड यूज किया है. खाली इतना सा आपको ध्यान रखना है कि वहां पर हमने स्मॉल m की वैल्यू 1 लेके उसे खत्म कर दिया, यहाँ पे वो स्मॉल m खत्म नहीं होगा. ये दोनों चीजों का मेजर डिफरेंस. बाकी सब कुछ स्टार्टिंग वगैरह बिल्कुल सेम रहने वाली है, जो भी आपने लिखा है
वो सब कुछ सेम है। स्टार्टिंग हमने लेट वेट ये वो जो भी लिखा है वो सब कुछ सेम है, खाली पोटेंशियल की जगह यहाँ पर वर्ड हो जाएगा एनर्जी। तो हम लोग V नहीं ढूंढ रहे, हम लोग ढूंढ रहे हैं U। पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिनोटेड बाय U। बाकी डेरिवेशन में समझा दो कि भाई F इज इक्वल टू GMM अपॉन x स्क्वायर। उसके बाद में स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग फ्रॉम A टू B सेम चल रहा है, तो दैट dW इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाय dx। अभी F की जगह GMM अपॉन x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dx, ये dW। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड, GMM बाहर, इंटीग्रेशन अभी पता चल जाएगा, डायरेक्ट कर दूं। x ऊपर, इट इज x रेज टू -2 dx फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी कि स्मॉल r। अब x -2 प्लस 1 अपॉन में भी -2 प्लस 1 सेम चल रहा है, तो GMM यहाँ पे x रेज टू -1 अपॉन में -1 फ्रॉम इंफिनिटी टू, ठीक। इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करिए। यहाँ से मैं डायग्राम हटा रहा हूँ, इसका अभी मुझे कोई काम नहीं है, सेम टू सेम है सब कुछ। तो W इज इक्वल टू, सॉरी इट इज GMM, यहाँ पर हो जाएगा GMM, माइनस साइन हमने बाहर निकाल दी, यहाँ पर बचेगा 1/x फ्रॉम इंफिनिटी टू r। GMM अंदर 1/r माइनस 1 by infinity will be 0, तो W is equal to minus GMM upon R। वर्क डन मतलब एनर्जी, एनर्जी हमें कौन सी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी, तो U is equal to फॉर्मूला हो गया minus GMM upon R। ये हमारा फाइनल आंसर।